हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद में अपाचे के ऊपर एक वीडियो आ रही है। बहुत टाइम से कोई वीडियो आई भी नहीं थी अपाचे के ऊपर में। लास्ट मैंने बस इसका ओनरशिप रिव्यू डाला था 12,000 किलोमीटर का। अभी बात करूँ तो अभी बाइक मेरी 14,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट करने वाली है। और आज की वीडियो में मैं अपाचे की कुछ प्रॉब्लम्स बताऊँगा। ऐसी मैंने 6 मेजर प्रॉब्लम्स फेस करी है, जिसमें से 3-4 प्रॉब्लम्स तो जेन्युइन है। आज इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स शुरू से हैं, सबके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी अगर आप 2024 में अपाचे लेने का प्लान कर रहे हो या 2025 में, क्योंकि 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, 3 महीने रह गए हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करें वो है इसके मीटर कंसोल में। इसके मीटर कंसोल की बात करें, इसमें बेसिक मीटर कंसोल मिलता है। जो इसका स्पेशल एडिशन आता है उसमें वाइट डिस्प्ले मिलती है, उसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन इसमें बस खाली ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, हाई स्पीड, टॉप स्पीड रिकॉर्ड जो हो गया 0 to 60, बस यही सारे फीचर्स मिलते हैं। और आजकल बाकी बाइक्स की बात करें या फिर इससे नीचे वाले सेगमेंट की बात करें तो बाइक्स में आजकल डिस्टेंस टू एम्प्टी का फीचर आने लग गया है, जो कि फ्यूल की रेंज बताता है कि बाइक इतने फ्यूल में कितने किलोमीटर चल जाएगी। और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये सारे फीचर्स मिलने लग गए हैं आजकल बाइक में। इसमें नहीं आते। तो इसमें बस खाली जो पेट्रोल के बार्स हैं उससे आइडिया लगाना पड़ता है कि इतने फ्यूल में कितने किलोमीटर चलेगी। बाकी बाइक ने माइलेज क्या दी, तो सब कुछ ये पेट्रोल वाले मीटर से ही लगाना पड़ता है, फ्यूल गॉज से। इसी से आइडिया लगता है कि बाइक माइलेज कितना दे रही है। बाकी इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर फीचर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी इससे जो ऊपर वाला स्पेशल एडिशन आता है, जो ऊपर मॉडल आता है, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मुझे किसी काम की नहीं लगती। मैंने जितने भी अपाचे ओनर्स देखे जिनके पास में स्पेशल एडिशन है, वो सारे यही बुराई करते हैं कि इसका ब्लूटूथ आधे से ज़्यादा टाइम कनेक्ट ही नहीं होता है। यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड के पास में एंटॉर्क भी है, रेस एक्सपी मॉडल, उसमें ब्लूटूथ आता है। उसने भी आज तक हार्डली एक बार ही कनेक्ट किया होगा ब्लूटूथ, 1 या 2 बार। इन शॉर्ट, ब्लूटूथ किसी काम का नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम की बात करें या दूसरे डिसएडवांटेज की, जो कि है बाइक के टायर्स। इसके टायर जो हैं, इसमें टीवीएस की यूरो ग्रिप सीरीज़ आती है, आगे में टीवीएस की रेमोरा सीरीज़ है। इसका जो पिछला टायर है बीच से ख़त्म ही हो चुका है। बाइक 14,000 किलोमीटर चली है। साइड में अभी फिर भी इसमें पैटर्न्स बचे हुए हैं। इस टायर से मैंने पहले काफ़ी बार बर्नआउट भी मार रखा है। अब तो खैर मैंने मारना बंद कर दिया बर्नआउट, लेकिन फिर भी आप देखो बिल्कुल ख़त्म टायर्स हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 किलोमीटर और चलेंगे, 10-12,000 किलोमीटर। उसके बाद में मैं इसको चेंज कराने वाला हूँ। इसमें अब मैं अपोलो का एल्फा H1 या ट्रैम्पलर में से जो बेस्ट लगेगा वो डलवाऊँगा। टायर प्रोफाइल की बात करें तो उसमें 130/17, तो इसमें 130/70 R17 इसकी प्रोफाइल आती है। और इसमें स्पोर्ट SR सीरीज़ आती है, प्रो टॉर्क स्पोर्ट SR सीरीज़, पता नहीं कौन सी सीरीज़ है टायर की। इतना पता है भाई टीवीएस के टायर्स हैं, टीवीएस की यूरो ग्रिप सीरीज़ है। आगे में रेमोरा सीरीज़ है। आगे वाले ठीक है टायर्स, आगे वाले से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पीछे वाले टायर में एक और प्रॉब्लम है, जब भी कोई ख़राब रोड होती है या कोई स्लिपरी रोड होती है तो उसमें ये ट्रैक्शन लूज़ कर जाता है इसका पिछला टायर। और ये वाली प्रॉब्लम मुझे तब हुई थी जब मैं इसको ऋषिकेश लेकर गया था। ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला के पास में जो मार्केट है, वहाँ पे कहीं पे खड़ी चढ़ाई है। वो खड़ी चढ़ाई पे इस पर 2-3 बार इसका व्हील स्पिन हुआ था, क्योंकि इसको ट्रैक्शन ढंग से मिल नहीं पाया था उस टाइम। तो ये टायर को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आने वाले 10-12 हज़ार किलोमीटर में ये टायर भी चेंज हो जाएगा। और इसके जो टायर्स हैं ना, इसके टायर की वजह से लुक भी ढंग से नहीं आ पाती है। अब जब इसमें मैं कोई नया टायर डलवाऊँगा तो उससे हो सकता है लुक्स थोड़ी सी एनहांस हो जाए इसकी। चूँकि टायर्स को लेकर प्रॉब्लम आजकल सभी बाइकों के साथ में है। आजकल कंपनीज बहुत कॉस्ट कटिंग करने लग गई हैं टायर्स को लेकर के। तीसरी प्रॉब्लम की बात करें, जो कि बाइक की सिटी माइलेज। अब 160 सीसी के हिसाब से इसकी माइलेज तो काफ़ी बढ़िया है। ये 40 से 45 आराम से दे देती है। और अगर इतनी माइलेज दे रही है ना तो बहुत सही दे रही है, जो कि भाई 160 सीसी की बाइक है, बजट स्पोर्ट सेगमेंट में आती है। इससे आप लोकल में 40 से 45 की माइलेज एक्सपेक्ट करो, ज़्यादा बढ़िया है। मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरी बाइक की मोस्टली रनिंग है वो शहर के अंदर ज़्यादा है। शहर के अंदर ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है, ऊपर से रोड कंडीशंस भी काफ़ी ख़राब हैं। उसमें ये 39-40 इतना ही देती है। और जब से इसमें मॉड्यूल का इंजन ऑयल डलवाया है तब से ये माइलेज शहर में तो बहुत कम दे रही है। हाईवे की बात करूँ तो हाईवे पे माइलेज इसकी बहुत बढ़िया है। मॉड्यूल डलवाने के बाद उल्टा पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है। तो जो मॉड्यूल का इंजन ऑयल है ये हाईवे की रनिंग के लिए बेस्ट है। अगर आपकी रनिंग हाईवे पे नहीं है, आप शहर में ही चलाते हो, तो आप नॉर्मल जो टीवीएस का इंजन ऑयल आता है वही डलवाओ। हाईवे की बात करूँ तो हाईवे पे मुझे आराम से 50 से ऊपर दे देती है, 50-55 का माइलेज आराम से दे देती है। और जबकि मैं इसको हाईवे पे स्पोर्ट्स मोड पे चलाता हूँ, अच्छी खासी मैं भगाता भी हूँ, तब भी अगर 50-55 का दे रही है तो बहुत सही माइलेज है इसकी। लेकिन वही बात करें सिटी माइलेज के बारे में, तो सिटी में बहुत कम माइलेज देती है।
खासकर ट्रैफिक वाले एरियाज़ में। तो क्योंकि शहर में ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है, आप चाह के भी बाइक भगा नहीं सकते हो। एक तरह से अगर आपको बाइक की प्रॉपर राइड एंजॉय करनी है तो आपको हाईवे पे इसको लेके निकलना पड़ेगा, और शहर में उतनी अच्छी माइलेज भी नहीं है इसकी। खैर माइलेज से उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है, जो इस बाइक में पावर दे रखी है ना, पावर अल्टीमेट दे रखी है, परफॉर्मेंस के मामले में भी बहुत बढ़िया है। इसको चलाने के बाद में जो फ़न मिलता है ना, अलग ही लेवल का है। अब जब मैं पहले देहरादून में रहता था तो वहाँ की रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी, चौड़ी चौड़ी रोड थी, 4 लेन 6 लेन रोड्स थी। तो वहाँ पे भी ये मुझे शहर के अंदर आराम से 45-46 आराम से दे देती थी। और जब मैं इसको पहाड़ों पर लेके जाता था, जैसे मसूरी हो गया, धनौल्टी हो गया, चूँकि वहाँ पे खड़ी चढ़ाई रहती थी बिल्कुल, और खड़ी चढ़ाई पे अगर 40 से 45 के बीच में दे रही है तो बहुत सही दे रही है। तो माइलेज में बस खाली इसकी सिटी माइलेज में प्रॉब्लम है। हाईवे पे तो बहुत बढ़िया माइलेज देती है। अब हाईवे पे 125 सीसी के बराबर माइलेज देती है। मैं तो निकाल भी रखी, मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया था हाईवे पे, इसने मुझे 60+ माइलेज दी थी। मैंने अच्छी खासी बाइक भगाई थी स्पोर्ट्स मोड पे। अगर आपने वो माइलेज टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप माइलेज टेस्ट वाली वीडियो देख लेना। चौथी प्रॉब्लम की बात करें तो वो ये है कि अब जो लास्ट की मैं 3 प्रॉब्लम्स गिनाऊँगा ना, वो तीनों प्रॉब्लम्स एक ही वजह से आ रही है। वो क्या है कि पुअर रोड कंडीशंस। चौथी प्रॉब्लम है वो है क्लच के फ्री प्ले में। जो बाइक का क्लच का फ्री प्ले है वो कई बार अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि रोड कंडीशन जैसे कि बहुत ख़राब है। तो उसमें क्या होता है, जो क्लच वाली ये वायर है ये खिंच जाती है, जिसकी वजह से जो क्लच का फ्री प्ले है वो बहुत ही कम बचता है, ना के बराबर बचता है। अभी तो मैंने फिर भी एडजस्ट कर रखा है, लेकिन ये बहुत बार इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि क्लच एकदम से टाइट हो जाता है, और जो गियर शिफ्टिंग है वो भी काफ़ी हार्ड हो जाती है। और ऐसे में बाइक में पिकअप में भी प्रॉब्लम आती है और माइलेज में भी प्रॉब्लम आती है। तो जो इसका क्लच का फ्री प्ले है उसमें दिक्कत है। कई बार मैं इसको मैकेनिक पे भी लेके गया हूँ, खाली क्लच का फ्री प्लेट सही कराने के लिए। और बात करें इसकी क्लच की वायर की, तो क्लच की वायर भी अब चेंज कराने वाली हो गई है। अब शायद अगली सर्विस पे ही इसकी क्लच की वायर भी चेंज हो जाएगी, जैसे कि 14,000 किलोमीटर चल चुकी है। और जो इसके क्लच की वायर का इंटरवल रहता है वो भी 20,000 किलोमीटर तक ही रहता है। यहाँ पे हल्के हल्के क्रैक्स भी आ रहे हैं इसकी वायर में। अंदर की से बात करें तो अंदर में भी हल्के फुल्के छोटे मोटे क्रैक्स हैं क्लच की वायर में। तो क्लच केबल इसकी अगली सर्विस में चेंज होगी। और ये जो प्रॉब्लम है ये एक ही वजह से आती है, गड्ढों की वजह से। जैसे जैसे बाइक गड्ढों में जाती है तो इसकी जो तार है वो हिल जाती है क्लच वाली, जिसकी वजह से क्लच काफ़ी टाइट हो जाता है। फ्री प्ले कुछ बचता ही नहीं है इसमें। क्लच में फ्री प्ले होना बहुत ज़रूरी है, 1 से 2 सेंटीमीटर का। अभी आपको चेक करा दे रहा हूँ। अभी जैसे कि मैंने सेट कर रखा है, इसमें इतना फ्री प्ले होना तो बहुत ज़रूरी है। इतना नहीं रहेगा तो गियर डालने में दिक्कत आएगी, गियर काफ़ी हार्ड डलेंगे, पिकअप में प्रॉब्लम आएगी, और माइलेज में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। बाइक माइलेज कम देगी ऐसे में। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि भाई तेरे को बाइक चलानी नहीं आती, तेरी बाइक में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो भाई जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है मैं वही बता रहा हूँ, मैं कोई फालतू की खोज के बता नहीं रहा हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है। मैं कोई ज़बरदस्ती अपनी बाइक की बुराई नहीं कर रहा हूँ। और आप चाहे कितनी भी अच्छे से अच्छी महंगे से महंगी बाइक ले लो, उसमें थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कमियाँ तो होती ज़रूर हैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं रहती है। 5वीं प्रॉब्लम की बात करें, जो कि है बाइक का चेन साउंड और चेन का बार बार लूज़ होना। अब बाइक की चेन भी एक ही वजह से लूज़ होती है, जो कि एज़ यूजुअल सेम पॉट होल्स, पुअर रोड कंडीशंस। इसकी चेन की बात करें तो अभी मैंने 10-15 दिन पहले टाइट कराई थी, और मैंने इसको घर पे क्लीन और ल्यूब दोनों करा था, आगे वाला स्प्रॉकेट खोल के। इसके बाद से तो चेन में कोई साउंड नहीं आ रही है, ना चेन ढीली हुई है। लेकिन जब भी मैं चेन टाइट कराता हूँ उसके 15-20 दिन बाद ही ये ढीली पड़ जाती है, जो कि बाइक जब गड्ढों में चलेगी तो ढीली पड़ेगी। और वैसे भी अब इसको गड्ढों में चलने की आदत हो गई है। अब इसमें बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, उनके सेंटीमेंट्स भी हर्ट हो जाएंगे, भाई तुम गड्ढों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, शहर के बारे में। तो भाई जो जेन्युइन प्रॉब्लम बाइक में आई है मैं वही दिखा रहा हूँ, मैं कोई फालतू की अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना के बोल नहीं रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है। अब वो बात अलग है, हर कोई दिखाता नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ यूट्यूब पर। और मेरा ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि कल को कोई भी बाइक ले तो उसको पता रहे कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे उसको मेंटेन करके रखना है। बस यही मेरा मेन मोटिव है। मेरी बाइक 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर चल जाती थी, तब भी बाइक की चेन लूज़ नहीं होती थी, और यहाँ पे हर 500 किलोमीटर में लूज़ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे। बार बार मैकेनिक के पास में लेके जाओ, खाली एक चेन टाइट करवाने के लिए और एक क्लच का फ्री प्ले एडजस्ट कराने के लिए। और अभी एक और प्रॉब्लम है, वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, उस चीज़ के ऊपर भी आएंगे। बाकी बात करें बाइक की लास्ट प्रॉब्लम के बारे में, 6ठी प्रॉब्लम जो है वो है बाइक के हॉर्न में। अब जैसे कि इसमें डुअल हॉर्न सेटअप आता है, तो कभी कभी क्या होता था कि इसका एक हॉर्न बजता था, एक हॉर्न बजना बंद हो जाता था। इसको कई बार बाहर में चेक भी करवाया, कभी कोई कपलर लूज़ हो जाता था तो कपलर टाइट कर दिया, कभी वायरिंग में कुछ दिक्कत आ जाती थी, फिर बाद में बजने लगता था, फिर कुछ दिनों बाद फिर से बंद हो जाता था। एक बार तो इसका जो ये वाला स्विच है, ये वाला पूरा स्विच खुलवाया, उसके अंदर कार्बन डिपॉजिट हो गया था,
बारिश में जैसे कार्बन डिपॉजिट हो जाता तो वो इसको पूरा साफ़ करवाया, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाती थी, थोड़े टाइम के लिए बचता था, बाद में फिर बंद हो जाता था। एक दिन क्या हुआ, मैं मार्केट में था और उस टाइम दोनों हॉर्न चलने बंद हो गए, एक भी हॉर्न नहीं बज रहा। मैं खाली हॉर्न का स्विच दबा रहा हूँ तो कोई भी हॉर्न नहीं बज रहा। तब मैं इसको फिर से मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ, तब जो इसमें फॉल्ट निकलता है उसकी वायरिंग में निकलता है। फिर इसकी आधी वायरिंग काट के नई वायरिंग लगानी पड़ी, तब जा कर के इसका हॉर्न बजा। और पहले से इसका हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गया है, अभी चेक भी करा दे रहा हूँ। पहले इतना लाउड नहीं था। ये प्रॉब्लम भी एक ही चीज़ की वजह से आई है, वही सेम पॉट होल्स में जाकर के वायरिंग पूरी हिल जाती है, क्लच केबल हिल जाती है, चेन स्प्रॉकेट ढीला हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में कि जो लास्ट की 3 प्रॉब्लम्स हैं उनका कारण एक ही है, पॉट होल्स, गड्ढे। बाकी इन सब प्रॉब्लम्स के अलावा बाइक बहुत बढ़िया है। इसको अभी 2-3 दिन में ही 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 2 साल में मेरा अब तक का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। पावर के मामले में इस सेगमेंट में इससे अच्छी बाइक कोई नहीं है। और ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में भी बहुत बढ़िया है, हालांकि सिंगल चैनल ABS आता है और अब आज के डेट में इसमें डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। पहले खाली सिंगल चैनल ABS में आती थी। इस बाइक से मैंने काफ़ी लॉन्ग ट्रिप्स भी मार रखी हैं और लॉन्ग ट्रिप्स पे भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसको मैं पहाड़ों पर भी बहुत बार लेके गया हूँ, जैसे मसूरी, धनौल्टी, और वहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। बाकी छोटी मोटी कमियाँ तो हर बाइक में रहती है, अगर प्रॉब्लम्स को हटाते हैं साइड में, तो उसके अलावा बहुत बढ़िया बाइक है। बाकी बहुत जल्दी मैं अपनी बाइक का 2 साल का ओनरशिप रिव्यू भी लेकर के आऊँगा, तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बात करें रिकमेंडेशन की कि क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं, तो ये बाइक आप बिल्कुल लीजिए, बहुत बढ़िया बाइक है। 160cc सेगमेंट की बात करें तो इसमें बहुत बढ़िया है। फिर से बात करें बाइक की पावर के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, ब्रेकिंग के बारे में, लाइटिंग सेटअप भी इसका बहुत बढ़िया है। अगर आपको पावर के साथ साथ माइलेज भी चाहिए तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया बाइक है। माइलेज आपको लोकल में आराम से 40-42 का दे देती है, और हाईवे की माइलेज की बात करें तो हाईवे पे 48 से 50 का आराम से दे देती है। तो अगर आपको 2 लाख के अंदर में एक 160cc सेगमेंट में स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो आप इस बाइक की तरफ डेफिनेटली जाइए, बहुत बढ़िया बाइक है। मैंने जब ये बाइक 2 साल पहले ली थी तब ये मुझे ऑन रोड 1,52,000 की पड़ी थी। अब बात करें इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में तो अब इसकी प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी है, अराउंड 15-20 हज़ार रुपये महंगी हो चुकी है। तो अभी अराउंड 1,70,000 के आसपास आती है, और जो बजाज की पल्सर N160 है वो भी इतने की आती है। तो छोटी छोटी कमियां तो हर बाइक में होती है, अगर आप अपनी बाइक को शुरू से मेंटेन रखेंगे तो आपकी बाइक लॉन्ग टर्म तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। बात सारी मेंटेनेंस के ऊपर में ही आती है। अब मेरी बाइक आप देख लो, ये फुली मेंटेन्ड है, मैं इसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करता रहता हूँ, सर्विस इसकी टाइम पे होती है। तो ओवरऑल बात करें बहुत बढ़िया बाइक है, इसकी तरफ आप डेफिनेटली जाओ। तो यही थे मेरी आज की प्रॉब्लम्स वाली वीडियो अपाचे के ऊपर में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।